नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास त्यागी और पूरे देश में इस वक्त बदला आक्रोश, गुस्सा है तो पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान खौफजदा है, पैनिक है। वो समझ नहीं पा रहा कि मोदी जी ने ऐलान किया है, कल्पना से परे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और ये हालात तब हैं कि जब पीएम मोदी ने अभी तक सिर्फ 3 मिनट की एक चेतावनी दी है और लिया है एक बड़ा फैसला, सिंधु जल संधि को रोकने का। क्या हिंदुस्तान की यह वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी? क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े ही आतंक का परमानेंट सॉल्यूशन होने वाले हैं? क्या नक्शे से पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा और 4 छोटे छोटे अलग देश सामने आएंगे जो पाकिस्तान के टुकड़े कर दिखेंगे? सालों पहले अजीत डोभाल ने कहा था कि अगर एक और 26/11 होता है तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा। उसके बाद उरी हो गया है, पुलवामा हो गया है और अब पहलगाम हो गया है। गियर शिफ्ट होगा, डिफेंसिव नहीं, अब डिफेंसिव ऑफेंसिव अप्रोच होगी। पाकिस्तान के ये टुकड़े होंगे तो कैसे होंगे? क्या यही सबसे बड़ा बदला होगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में कैसे दहशत मची हुई है सिर्फ एक एक्शन से। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे, फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इट विल tantamount टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो जरूरत है वो आप नहीं रोक सकते। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे, 1 का स्टेप 2, 2 का स्टेप 3, 3 का स्टेप 4। हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन इसका ये माना भी तो नहीं है कि हम बिल्कुल जो है सर झुका के उनके साथ बात करेंगे। चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो खून किसका बहेगा और कैसे बहेगा और टुकड़े टुकड़े क्या पाकिस्तान होने के कगार पर है? गृह युद्ध जैसे हालात हैं पाकिस्तान में और यही होगा पाकिस्तान का परमानेंट इलाज। इसी पर करेंगे चर्चा। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे हैं और कैप्टन श्याम कुमार वॉरशिप कैप्टन इंडियन नेवी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत दत्ता सर आप ही से करते हैं। जिस तरह से वाटर स्ट्राइक की है हमने, उस वाटर स्ट्राइक से पहले से ही सिंध और पंजाब आपस में लड़ रहे थे, शरीफ और भुट्टो फैमिलीज आपस में लड़ रही थी, आवाम लड़ रहा था, तो क्या सबसे पहले टुकड़े इसी के होंगे? देखिए ऐसा है कि अगर आप थोड़े दिन पहले जो आसिफ मुनीर ने स्पीच दी थी, उसने बोला था कि J&K उनकी गले की नस है जगलर वेन। आप समझते हैं जगलर वेन, गले की नस? तो उसका क्या मतलब था गले की नस? ये नदियाँ जो पानी लेके पाकिस्तान में जाती हैं वो नस है वो। और उसने बोला कि हमारे गले की नस है, इसलिए हम आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, कश्मीरी भाइयों की मदद करते रहेंगे और यहाँ पर उग्रवाद फैलाते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एक अलग सिविलाइजेशन है, इसकी चर्चा करी उन्होंने एक मुल्क की सेना के अध्यक्ष होते हुए सिविलाइजेशन डिस्पैरिटी और डिस्प्यूट पैदा करने की चेष्टा करी, तो सबसे बड़े टेररिस्ट वो नियुक्त हो गए आज के दिन में। अगर वहाँ पहलगाम में जो हमला हुआ है वो किसी लश्कर तोयबा TRF वगैरह ने नहीं किया, वो पाकिस्तान का आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर, उसके DG ISI, उसके और आर्मी के नुमाइंदे और उनके जरिए से इन लोगों का इस्तेमाल करके हमला कराया गया। अभी जब मोदी साहब ने बोला अगर वो तुम्हारी गले की नस है तो हम गले की नस दबा देते हैं, और हमने क्या बोला, हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। तो दब गई गले की नस। अब जब गले की नस दब गई, अब वो रोना धोना शुरू हो गया वहाँ। हमने तो ये बोला ही नहीं था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हैं। हमने बोला वो लोग जो इस उग्रवादी कार्रवाई में, टेररिज्म में मुलस्सिस है, हम उसके पीछे जाएंगे और दुनिया के किसी कोने तक उनको छोड़ेंगे नहीं। अब उसका नतीजा क्या हुआ? ये पाकिस्तान के जितने सीनियर फौजी अफसर हैं ना, इन्होंने अपनी फैमिलियों को विदेश में भेज दिया। अभी उनको इतना डर लग गया है कि अभी पता नहीं क्या होने वाला है पाकिस्तान में। हमने तो अभी भी नहीं बोला कि हम हमला करने वाले हैं। पाकिस्तान की अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान की अवाम का उल्लू बना रखा है पाकिस्तान की फ़ौज ने। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, लगातार पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की अवाम को भारत का डर दिखा के
ताकत में काबिज रहने की उन्होंने चेष्टा करी और वही लगातार करते चले आ रहे हैं, वही अभी भी कर रहे हैं वो। और इसलिए मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की आवाम से, आप इस सेना को बैरक में भेजिए। भारत की सेना पाकिस्तान की ज़मीन पे एक कदम भी नहीं रखेगी, लेकिन हम पीओके हमारा, हम उसको वापस ले लेंगे। अभी जहाँ तक इनके टुकड़े होने का सवाल है, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एक लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी रोज पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है। इनके सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून हैं वो इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। वहाँ पे तालिबान जो डूरल लाइन को उसको मानता नहीं है। सिंध के अंदर एजिटेशन चल रहा है पहले ही, और अभी पानी को लेकर जंग शुरू होगी, किसके अंदर? सिंध और पंजाब के बीच में। तो क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े ये यहाँ से एक ट्रिगर हो चुका है? ये उसी की तैयारी है। अभी क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज पंजाबी मुसलमानों की फौज है। पंजाब, पाकिस्तानी फौज कहाँ की है? पंजाब की। और अगर आप नक्शा देखेंगे पाकिस्तान का, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, तो सिंध अलग होना चाहता है, बलूच अलग होना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले अलग होना चाहते हैं। पीओके तो हमारा, वो हम ले लेंगे। तो बचा क्या? पंजाब। पंजाब इतना सा ही रह जाएगा पाकिस्तान फ्यूचर। तो पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। कैप्टन सिंह, शैलेन सिंह, हम भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर आप हमें मैप के जरिए जिस तरह की बात दत्ता साहब कर रहे थे कि जगलर वेन की बात कही, तो आप गले से पकड़ लिया, यानी पानी गला सूख जाएगा, बिल्कुल हालत नहीं रहेगी। क्या जरा हम मैप दिखाना चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पे जब मैप आएगा आप बताएं कि किस तरह से जब ये सिंधु नदी का जो रूट है, कैसे वो पंजाब और सिंध में लड़ाई को और ज्यादा एग्रीवेट कर देगा। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं आपको बड़े अच्छे से बता दूं, मैं डैम चौक में भी रह चुका हूं, लेह में भी रह चुका हूं, कारगिल में भी रह चुका हूं, और हम तब भी बात किया करते थे, 90s की बात कर रहा हूं, कि ये जो पानी पूरा का पूरा जा रहा है, ये किस लिए जा रहा है, ये बात हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए, ग्राउंड का जो झुकाव है, जो हमारा एरिया ऊपर को है, और ये पानी का बहाव नेचुरल फ्लो में नीचे जा रहा है। अब आ जाती है बात, जिस संधि की बात आप कर रहे थे, मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूं इसके ऊपर। ये पहली बार हम नहीं कह रहे हैं कि हम इस संधि को सस्पेंशन में रख रहे हैं। इससे पहले 3 बार ऑफिशियल लेटर जा चुका है पाकिस्तान को कि ये संधि रिव्यू होनी चाहिए। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने 3 बार प्रपोज किया है कि ये कंप्लीट पानी जो आपको जा रहा है, इसमें इंडिया का पार्ट कहीं से भी बेनिफिटेड नहीं है। सारा का सारा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मिल रहा है। और इसके ऊपर हमने बात करने की 3 बार ऑफिशियली कोशिश करी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स पर ये लेटर है, अगर आप कहेंगी मैं आपके एंड ऑफ द शो पे आपको वो लेटर भी दिखा दूंगा। अब जो लेटेस्ट लेटर गया है, जो हमारे सेक्रेटरी वाटर ने जो दिया है, उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि आपने 3 बार रिस्पॉन्स नहीं दिया है और इस बार हम इसे सस्पेंड कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। सस्पेंड का मतलब ये नहीं हुआ, सच बात, अगर एज अ गुड एजुकेटेड इंडिया पाकिस्तानियों की तरह हमें बिल्कुल अनपढ़ गंवार की तरह बात नहीं करनी चाहिए कि जी कल सवेरे पानी बंद हो रहा है। किसने कर दिया आपका पानी बंद? हमने अभी भी आपको सस्पेंड किया है सिर्फ, कि अब के बाद हम इस पानी के ऊपर अगर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं तो हम इस पानी को रोकेंगे, हम इसको इंटरप्रेट अपनी तरह से करेंगे, क्योंकि इसका सारा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है। 37% ये जो पानी है ये उनकी इकोनॉमी में ऐड करता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो है वो सबसे बड़ी बात है। और एग्रीकल्चर उनका एक मेजर पार्ट है फॉर द इनकम एंड सस्टेनेंस। इसलिए पाकिस्तान अपनी जगह। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या सुना था? अगर पानी नहीं चला तो खून चलेगा, यही बोला ना। तो टेररिस्ट कौन हुआ भाई? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन टेररिज्म। हमने ये नहीं, अब तक हम बैटलिंग आउट कर रहे थे, अब हम इस पर वॉर करेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और यहां पर पाकिस्तान देखिए किस तरह से बौखला रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन किसी भी तरह से पाकिस्तान के अवाम के लिए थी। वो बड़ी क्लैरिटी के साथ, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कुछ बोलते हैं ना तो बड़ी मोल तोल कर बेचते हैं। मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आज हमने अपना शो खासतौर से इसी टॉपिक पर रखा है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, और जिस तरह से हमने पानी रोक दिया है पंजाब और सिंध में, लगातार लड़ाई चल रही है पानी को लेकर, तो क्या ये उसमें आग में घी का काम करेगा? हमें कुछ नहीं करना है। जरा मैप के जरिए समझाइए किस तरह। देखिए, आप ये देखिए, स्कार्डू से होता हुआ ये पानी कहां आ रहा है?
पंजाब के थ्रू आ रहा है। अब पंजाब बोलेगा कि भाई साहब मैं सिंध को दूंगा या नहीं दूंगा, बलूचिस्तान को दूंगा या नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की फितरत रही है कि सब कुछ यहां डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट देख भी लें, हर किसी जगह पर डेवलपमेंट कम है। अगर बलूच लड़ रहा है, वो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उनके वहां के पोर्ट में बलूच का जाना अलाउड नहीं है। वहां उन्होंने फेंसिंग करी हुई है पोर्ट के ऊपर कि कोई बलूच नहीं जा सकता, कोई पाकिस्तानी नहीं जा सकता। आप एक तरह से चाइना के हाथ बिके हुए हैं। पीओके क्या बोल रहा है? पीओके बोलता है कि मेरे यहां का पानी, मेरे यहां की बिजली यहां पंजाब में आती है। पंजाब का रेट आपको आज बता देता हूं, 7 रुपए 65 पैसे पर यूनिट उसका रेट है। और पीओके में क्या रेट है? पीओके में 23 रुपए 25 पैसे रेट है। जहां बिजली प्रोड्यूस हो रही है वहां का रेट, अब वो पहले आती है पंजाब और पंजाब से फिर वापस पीओके जाती है। आप सोचिए क्या सिचुएशन उनके लिए। इसलिए अगर आप कोई भी किसी भी पाकिस्तान के मैप में, किसी डॉक्यूमेंट्री में, किसी क्लिपिंग में देखेंगे तो पीओके बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई गांव जैसी जगह है। ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सो अब आप जो असली बात देखेंगे कि जितना भी पानी आ रहा है, क्या वो पंजाब रख पाएगा या सिंध रख पाएगा या फिर बलूचिस्तान रख पाएगा? अगर पानी कम होता है, टेक माय वर्ड, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इसके आगे पानी ना जाए। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि एक घमासान चलेगा कि पंजाब से ऑब्वियस बात है कि सिंध बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास पानी नहीं दे रहे, मैं अलग हो रहा हूं। बलूचिस्तान ऑलरेडी अलग है मेंटली, जिसको मैं कह सकता हूं। सो ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान में हमने नहीं बनाई है, ये इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि इनके सारे लीडर्स बढ़ चढ़कर इसके ऊपर बोल रहे हैं कि पानी को हम ये कर देंगे, पानी को हम वो कर देंगे। वो एक श्रीमान जी बोल रहे थे ना कि अगर पानी आप ले ही नहीं सकते, भाई हम तो ले नहीं रहे, हम आपको दे नहीं रहे। फर्क देखिए, हम आपसे लेंगे थोड़ी ना पानी, हम तो आपको पानी दे रहे थे, हम उसको बंद करेंगे। बड़ा सीधा सीधा बात है। और पानी बंद होगा तो अनरेस्ट होगा, पंजाब के प्रति लगातार बायस रहा है। और वहां पर आपको बता दें, पॉलिटिकल पार्टीज भी जिस तरह से कैप्टन श्याम आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे हमें, कि जिस तरह से वहां पर हमने देखा है कि सिंध में एक पार्टी का डोमिनेंस हमें नजर आता है और पंजाब में एक पार्टी का डोमिनेंस नजर आता है। तो क्या शरीफ और भुट्टो परिवार और उनकी पॉलिटिकल लीनेज आपस में ही लड़ भिड़ के खुद ही टुकड़े करा लेंगी पाकिस्तान के? पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो आपस में लड़ते रहे, और जब वो लड़ते हैं और वहां की आर्मी एक तरह से पॉलिटिक्स को चलाती है। अब इस माहौल में आप लगातार देखते रहे कि पंजाब का जो एरिया है मोस्ट फ्लोरिशिंग एरिया है, वहां का एग्रीकल्चर काफी डेवलप्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के ही सबसे ज्यादा लोग आर्मी में हैं। जब जफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में रोका गया था तो उसमें 400-500 जो लोग सवार थे, वो पख्तून तक जा रही थी, खैबर तक वो गाड़ी, वो पंजाब से होते हुए जा रही थी और सारे फैमिलीज पंजाब की थी उसमें और आर्मी के लोग थे। तो पंजाब जितने भी लोग हैं उनकी खेती बाड़ी वहां पर है। बड़े बड़े जनरल्स और बड़े बड़े जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने वहां बड़े बड़े आलीशान घर बना रखे हैं। उनकी खेती है एकड़्स में बहुत ज्यादा, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब पंजाबी होंगे इसमें और वहीं से उनका शासन चलता है। तो सिंध को तो हमेशा से उन्होंने एलिनेट करके रखा हुआ है। सिंध तो एक तरह से, सिंध में कितना ज्यादा एट्रोसिटी, कितनी ज्यादा पाकिस्तान सरकार कर चुकी है ये हमें मालूम है। और सिंध से बहुत ज्यादा पलायन भी हो चुका है भारत की तरफ। हमारे भारत में कितने ज्यादा सिंधी रहते हैं और जो भी रहते हैं वो वहां से भागना चाहते हैं क्योंकि उनको एक तरह से सेकंड थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। और बलूचिस्तान की बात हम जानते हैं, वहां पे 70 सालों से लगातार संघर्ष चल रहा है कि वो अलग हो जाएं। और इसलिए एक बहुत ही जबरदस्त अटैक अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन पे किया गया था, जहां पे वो ट्रेन को हॉस्टेज बनाया गया था। तो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वहां पे देखिए, इमरान खान को उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। सबसे पॉपुलर नेता है वहां के अभी इमरान खान, जिनके कहने पे आर्मी के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया गया था। कोर कमांडर के घर में घुस के लोग फ्रिज से खाना निकाल कर खा रहे थे और सारी तरह से उन्होंने व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। उनको भी निकाल के वन पार्टी स्टैंड बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है और शायद सर्वदलीय जो बैठक भारत में हुई है वो भी चाहते हैं कि पूरा देश का विश्वास लेके एक साथ चले। मनोबल टूटा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी का, इकोनॉमी क्रिपल हो रखी है। कहां देखें आप अपना बलूच एरिया में आर्मी को डिप्लॉय करके रखें, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान का बॉर्डर संभालें या फिर हिंदुस्तान की सरहद पर अपने आप को बचाएं हिंदुस्तान के बदले से, तो यहां पर पैनिक मोड में है। अब अगला सवाल हमारा यही है कि क्या पाकिस्तान से सिंध जो है, ग्रुप कैप्टन पांडे, अलग हो जाएगा तो हिंदुस्तान की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि वह पानी नहीं पहुंचेगा, अनरेस्ट है, जैसा कि सर कह रहे थे, ऑलरेडी वहां से पलायन हो रहा है। तो क्या सबसे मुफीद वक्त है
सिंध को अलग करने का? देखिए, भारत का रोल उसमें उनको अलग करने में जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अलग होंगे। इनके बीच में जो अंडर करंट्स हैं, अब इन पानी के कारण वो खुल के सामने आ जाएंगे। और निश्चित रूप से जब पानी की दिक्कत होगी, बाकी जो व्यापार है, खाना पीना है, सब प्रभावित होगा। और आम जिंदगी, देखिए पानी की क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में हमको सबको पता है। तो सोचिए, जो एक आम आदमी है जिसको दो टाइम की खाना नहीं मिल पा रहा है पाकिस्तान में, उनको पानी अगर मुयसर नहीं होता है, सोचिए आगे की वो कैसे उनकी जीवन चलेगी। और मजेदार चीज़ क्या है कि सिंध जो है उनका कमर्शियल स्टेट है, जहाँ पर जितना व्यापार होता है मुख्य तौर पर वो फोकस है कृषि पंजाब में है और व्यापार जो है वो सिंध में है। अगर सिंध के लोगों को आपने डिस्टर्ब किया, वो अलग होते हैं, अगर मानस बनाते हैं, तो सीधा सीधा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उस पर कुठाराघात होगा। देखिए, अगर जो हम पानी की बात कर रहे हैं, अगर हम 10% पानी रोक देते हैं तो 1.5% जीडीपी पाकिस्तान का कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसमें डैमेज होगा। और पाकिस्तान जो कि पहले ही अंडर क्राइसिस है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमें सबको पता है, और वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमें पता है कि इन्होंने पिछले जो उनके चीफ थे, आर्मी चीफ थे, इन्होंने कहा था कि हमारे पास गोला बारूद नहीं है, पेट्रोल पे पैसे नहीं है। तो ऐसी दशा में वो युद्ध कैसे कर सकते हैं? और इकोनॉमी कितनी डावाडोल है। पंजाब तो कृषि भी, इसलिए मैंने बताया आपको, कृषि का योगदान लगभग 18.9 लगभग 20% मान लेते हैं हम लोग, जो कि पाकिस्तान इकोनॉमी में है, जीडीपी में है। लेकिन बाकी जो व्यापार होता है, कमर्शियल जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे कराची में हैं। और एक और मजेदार चीज, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी वजह से बलूचिस्तान और सिंध के बीच में बहुत ज्यादा दुनिया है, क्योंकि जो उसका जो कहते हैं ना कि सारी मलाई जो है उस प्रोजेक्ट की, वो सिंध के और पंजाब के लोगों में बट रही थी। बलूचिस्तान उसमें जो है नेगलेक्ट फील हुआ। तो अब बलूचिस्तान के लोग भी जो है सिंध से नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट वो राज्य बने। तो बलूचिस्तान चाहता है कि अलग हो, सिंध क्योंकि पंजाब से दुखी है तो वो चाहता है कि वो अलग होगा, और पंजाब तो कहता है मैं सबसे अलग हूं, सबसे बड़ा हूं, सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं, तो मेरे साथ कोई किसी कंपैरिजन नहीं है, तो मैं बेस्ट हूं। तो ऐसे हालात में इनके टुकड़े, और साथ में टीटीपी ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान से जो प्रेशर बन रहा है, वहाँ पर 11 और 12 कोर डिप्लॉयड है पाकिस्तान की, उनको हुक्म दिया गया है कि अपनी फौज को आप भारतीय बॉर्डर पर जो है लॉन्च करो। वहाँ से सब सेनाएं मूव कर रही हैं। और अब जब वहाँ पर जो सेनाएं हैं, पाकिस्तान आर्मी है, अगर विड्रॉ हो जाती है, तो सोचिए कि वहाँ के जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, तो पाकिस्तान से सिंध किस तरह से, किन सर्कमस्टांसेस में अलग होगा? दत्ता साहब, यहाँ पर जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि सिंध में जो अनरेस्ट है उसको कैसे और ज्यादा वो बढ़ता चला जाएगा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने का, उसमें आग में घी डालने का और सिंध के अलग होने के कुछ चांसेस आपको किस तरह के नजर आते हैं? बिल्कुल चांसेस ही चांसेस हैं। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, आज के दिन में पाकिस्तान उस हालत में है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और जो थोड़े दिन पहले भी एक किसी डिबेट में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो मैंने बोला अभी तो तुम्हें बलूच और खैबर पख्तूनवा में पख्तून मार रहे हैं, और तुमने कहीं भारत के साथ पंगा ले लिया ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, मतलब उनका ईस्टर्न फ्रंट और हमारा वेस्टर्न फ्रंट, तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैंने कहा ये तो गनीमत मानो कि भारत ने अभी तुम्हें कुछ किया नहीं, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी कोई गोलीबारी नहीं चालू करी, सीज फायर कायम है। तो मैंने कहा अगर तुमने वो गलती कर दी, अब उन्होंने वो गलती कर दी। क्या गलती कर दी? पहलगाम में हमला करा के वो गलती कर दी। जब उनसे पहले ही दो चीज़ें नहीं संभल रही थी, सिंध नहीं संभल रहा था, बलूचिस्तान नहीं संभल रहा था, खैबर पख्तूनवा नहीं संभल रहा था, अब किससे पंगा ले लिया? अपने बाप से। बाप है हम। भारत पाकिस्तान का बाप है। कहाँ से पैदा हुआ वो? भारत से, ठीक है ना? तो बेटा बाप से क्या पंगा लेगा? अभी इनको ये समझ नहीं आता। वो कहता जी हम हमारी सिविलाइजेशन लग गए। उसे पूछो भाई तुम्हारा फैमिली कहाँ की थी? जलंधर में रहते थे पार्टीशन से पहले, पंजाबी मुसलमान जलंधर का। इसका फादर जो था इमाम था, एक इमाम, आप समझते हैं? तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। इमाम का बेटा पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चला गया, वहाँ पे लाल कुर्ते के स्कूल में वो प्रिंसिपल बन गया इनके पिताजी, और ये मदरसे में पढ़ के पाकिस्तान की फ़ौज का मौलवी बन गया। मैं इसको अभी चीफ नहीं मानता, मौलवी भाई, ठीक है? तो अभी वो हाल हो गया है, इन्होंने किससे पंगा ले लिया? अपने बाप से। अभी जो भारत इनके साथ करेगा, वो जो होता है ना, एक वो कपड़े का फुटबॉल बनाते हैं, कोई इधर से किक मारता है, अभी इनका वो हाल होने वाला है। पाकिस्तान की फ़ौज का ये हाल होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम के लिए, भारत की कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान की आवाम के साथ। आपकी फ़ौज ने आपका बेड़ा गर्क करा है।
अगर आज के दिन में भारत ने आपका पानी बंद किया है वो आपकी फौज की वजह से है, आसिम मुनीर की वजह से है। आप उसको निपटिए, वहाँ उसको हटाइए उसके पद से, किसी दिमागदार आदमी को लाइए आप अपना चीफ। और भारत जो है बातचीत से भी मसला हल हो सकता था। हमने क्या किया, शिमला समझौता 1972 में 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर इनको वापस कर दिए। ठीक, हमने सीजफायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया। अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, हम जी शिमला समझौते को रद्द कर देंगे। वाह वाह, आप रद्द करो। हमने कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करी क्योंकि शिमला समझौता के तहत हम बांधित थे। तुम उसको खारिज करो, हम कल को पीओ के लेते हैं। तो यहां पर पांडे सर आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इस बार लड़ाई अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ी जाएगी कि भाई ठीक है, आप आतंक का खात्मा करेंगे, घाटी में चुन चुनकर आतंकियों को मारेंगे, उनके आकाओं को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही पाकिस्तान का ऐसा परमानेंट इलाज करेंगे कि उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा और उसमें पंजाब भी अलग हो जाएगा। आपको लगता है, क्योंकि खुद वहां पे शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार में वर्चस्व की लड़ाई है। वो कहता है मुझे पानी दो, वो कहता है मुझे पानी दो। तो सिंध में अनरेस्ट है, पंजाब तो मलाई खा ही रहा है इतने टाइम से, तो क्या पंजाब खुद को अलग कर लेगा? अगर आप दो चीजों को बड़े निष्पक्ष होकर एनालाइज करें तो आप ये जरूर पाएंगे, सिंध को इस समय चाहिए क्या? सिंध को चाहिए छुटकारा पाकिस्तान से। अभी इंडिया ने एक सिर्फ स्टेप घोषणा ये बंद करने की नहीं करी है, सिर्फ बोला है, सस्पेंड किया है, तब ये हालत आ गई है कि वहां पर एक रिवोल्ट की सिचुएशन पैदा हो रही है। मैं कहता हूं कि इंडिया का रोल कहां कि एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन या एक अनऑफिशियल रिकॉग्निशन आप सिंध के ऊपर आज डाल दीजिए, कल सवेरे देखिए क्या बुरा हाल होगा। आप कल सवेरे बलूचिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, ओपन सपोर्ट जिसको बोलते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट दे रहा है, आप एक ओपन सपोर्ट दे दीजिए। बलूचिस्तान हमेशा से बोलता आया है हम ना कभी पाकिस्तान के थे, हैं और रहेंगे। वो सिर्फ वेट कर रहा है, तो इंडिया का वेट कर रहा है कि अगर इंडिया कल उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे, उसे सपोर्ट, और मैं नहीं कह रहा कि कोई टेररिज्म रिलेटेड सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज मॉरल सपोर्ट। बलूच का जो सीना है ना वो 56 इंच का हो जाएगा अगर भारत को वो अपने साथ खड़ा दिखे, सिर्फ खड़ा दिखे। हम अपनी अपनी पॉलिसी की वजह से हमारा हैंडीकैप है कि हम इस तरह की चीजें सपोर्ट नहीं करते जहां पर के किसी भी तरह की टेररिज्म। बट अपने आप में एक सही समय है। आज आपने पानी के लिए इनको आपस में लड़वा रहे हो, पानी के लिए आपस में लड़ पड़े हैं एक तरीके से। मैं कहता हूं कल रिकॉग्निशन करिए, वो एक अनदर स्टेप है जो ये छोटे वाले प्रांत वेट कर रहे हैं कि कहां से उन्हें सपोर्ट मिले, क्योंकि इंडिया सपोर्ट दुनिया में माना जाता है कि वो मॉरली करेक्ट सपोर्ट होता है। इंडिया हमेशा मॉरली करेक्ट चीजें करता है, छोटी मोटी अप्स एंड डाउन चाहे वो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वो होती करेक्ट है। जैसे कि अभी वो पाकिस्तान के कोई मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि कनाडा में और यूएस में मारा है। वेल, दे वर टेररिस्ट, हमने जरूर मारा है और हम खुल के कह रहे हैं कि यस, पन्नू को आप उस पर लाइए, जस्टिस दिलाइए। सो सिंध को इस समय चाहिए तो सिर्फ एक चीज, इंडिया का ओपन सपोर्ट। सिंध को अगर सपोर्ट चाहिए तो पंजाब क्या खुद को सोचेगा कि भाई इतनी जगह से, मैं इतनी जगह से, सिंध भी है, बलूच भी है, केपी प्रोविंस भी है, मेरे पास मलाई है, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, मेरे पास पानी भी है, मैं अपने आप को अलग करूं। शरीफ परिवार पहले अपनी लेगेसी बचाएगा कि भाई मैं अपने आप को अलग करता हूं, बाकी लड़े मरे कुछ भी है। नहीं, वो लड़ मर अपने आप नहीं रहे हैं, वो पंजाब तुमसे लड़ रहे हैं। और अगर ये पानी बंद होता है तो आप थ्योरेटिकली देख लीजिए कि पंजाब को भी तो नहीं मिलेगा। सो दैट विल गिव सिंध एंड बलूचिस्तान अंदर चांस, एक उन्हें चांस मिलता है कि चलिए जी, जो अभी तक पानी के पीछे हम थोड़ा दबे हुए थे, अब दबने की क्या बात है जब पानी आ ही नहीं रहा है। तो खुलकर आप देखेंगे सिंध और बलूचिस्तान अपने आप एक डिक्लेरेशन करेगा। मैं तो कहता हूं अगर आज कवर्ड तरीके से इंडिया इन दोनों प्रांतों को मोटिवेट कर पाए कि आप अपना झंडा लगाइए, अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर करिए, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि पीओजेके को किसने रिकॉग्नाइज किया? यूएई ने रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले, मतलब कि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, ये यूएई का स्टैंड रहा है। तो अपने आप में ये जो मुस्लिम करने वाली जो बात है ना, ये जो पंजाब का, क्योंकि कंप्लीट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह जो भी आप कह लीजिए इज कंट्रोल्ड बाय पंजाब, और पंजाब का अत्याचार इतना ज्यादा है कि वो सिंध और बलूचिस्तान 100% इनसे अलग होना चाहता है। ये मैटर ऑफ टाइम है, इंडिया आज नहीं कल सपोर्ट करे, बट दे आर वेटिंग। वो सिर्फ कमजोरी उनके पास इस समय यह है कि उनके साथ कोई खड़ा हुआ दिख नहीं रहा।
ठीक है। और अगर सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथेटिकल, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में हालात बन रहे हैं गृह युद्ध के, अगर कहीं सबसे ज्यादा अनरेस्ट है, मानसिक तौर पर खुद को अलग ही मान के चला, खुद को आजाद घोषित किया और लगातार पाकिस्तान की आर्मी में नाक में दम करने वाला है, वो है रीजन बलूचिस्तान का। तो क्या सबसे पहले सर बलूचिस्तान, दत्ता सर, सबसे कमजोर कड़ी, सबसे कमजोर नस बलूचिस्तान ही है? वो तो खुद को पहले से ही आजाद मानते हैं। बिल्कुल। देखिए बलूचिस्तान कुछ जैसे अगर आपको हिस्ट्री में ले जाऊँ, 1947 में आज़ादी होने के बाद पाकिस्तान का मतलब उसका बढ़ जाने के बाद उसने दो कार्रवाई करी। एक, उसने J&K के अंदर रजाकार भेजे, जो कि उन्होंने J&K को पूरा कब्जा करने की चेष्टा करी। और जब जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ जुड़ने का डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तब भारतीय फौज श्रीनगर एयरपोर्ट में लैंड हुई और पाकिस्तानियों को, और जो पाकिस्तान की फौज और रजाकार के भेस में आए थे, उनको मार मार के धक्का मारना शुरू किया और बाहर निकालना शुरू किया। कहाँ से? J&K के अंदर से। इसी दौरान जब ये कार्रवाई चल रही थी, हम लोग इनको यहाँ तक धक्का मार के लाए जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल हम बोलते हैं, पहले सीजफायर लाइन थी। हमारे प्रधानमंत्री जब उस समय थे, गलती से पता नहीं किसके सुझाव पे कहाँ चले गए, यूनाइटेड नेशन में, कि हमको सीज फायर चाहिए और यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन चाहिए कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। बताओ, आपकी फौज उनको मार के धक्का मार रही है और आप खुद ही चले गए वहाँ यूनाइटेड नेशन में। अभी वो पाकिस्तान उसी का ब्यौरा देता है, अरे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। वो किसने मांगी थी? हमने, भारत ने। अगर वो उस समय नहीं होता तो ये POK का सवाल ही नहीं होता। जब उसने POK के अंदर रजाकार भेजे, जो मतलब J&K के अंदर, उसी समय उसने क्या किया, बलूचिस्तान में भी अपनी फौज भेज दी। और वो जो वहाँ का नवाब था कलात का, उसको पकड़ लिया और उससे ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। कोई बलूच इनके साथ मिलना नहीं चाहता था, वो आज़ादी चाहते थे। जब अंग्रेज़ों ने भारत को और पाकिस्तान को आज़ाद किया तो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि जो स्टेट भारत के साथ रहना चाहता है वो भारत के साथ रहे, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है पाकिस्तान के साथ रहे। और उसी प्रकार हमारी जो 500 कुछ रियासतें थी, सबने बोला हम भारत के साथ है, वो आगे। 2-3 मसले थे, जूनागढ़ का, ये J&K का मसला था, वो अपने आप हमारे काबू है। हैदराबाद भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, आप यकीन नहीं मानेंगे, ठीक है, तो वो अभी भारत का हिस्सा है। उसी प्रकार बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहता था, आज़ाद रहना चाहता था वो, ठीक है, तो पाकिस्तान ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। तो तब से लेके आज तक बलूच जो हैं अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं और 70 साल से उनका जंग चल रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत अत्याचार करे, वहाँ लोगों को उठा के ले गए, गायब कर दिए, मार दिए, उनकी औरतों को उठा के ले गए। ये 70 साल से पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान में कर रही है। अब जाके बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपनी बलूच लिबरेशन आर्मी बनाई है, बिल्कुल मॉडर्न, वेल ट्रेंड, और वो अभी पाकिस्तान की फौज को मार मार के इनके नाक में दम किया हुआ उन्होंने। अगर बाई चांस हम उनकी मदद कर दें, अभी हम फिलहाल कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान रोज भारत मदद कर रहा है, भारत मदद कर, हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम चाहें हम उनकी मदद कर दें तो बलूचिस्तान जल्द से जल्द आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। और बलूचिस्तान के अंदर पख्तून भी हैं, बलूच भी हैं, और जो डूरन लाइन है जो अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को बांटती है, 1893 के अंदर एक अंग्रेज ने लाइन खींच दी थी, डूरन लाइन। अफगानिस्तान उस लाइन को नहीं मानता है, वो कहता है हमारी लाइन हमारा बॉर्डर नहीं है। सर आपको याद दिलाना चाहूंगी, अभी NSA अजीत डोभाल ने आज से 10 साल पहले के करीब का उनका एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है कि अगर 26/11 हुआ दूसरा, अगर दूसरा मुंबई हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं रहेगा। बिल्कुल कहा था, तो वक्त आ गया। बिल्कुल वो वक्त तो आ चुका है, बड़े दिन से आ चुका है, क्योंकि हमने लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी, बातचीत और उग्रवाद, टेररिज्म इकट्ठा नहीं चल सकता है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमारे नेबर ही रहोगे, हम उसको तो बदली कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे बाज नहीं आएंगे तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक हमारा सवाल है, पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है, पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट एज फार एज वी आर कंसर्न। वो एक डिश है, एक पराया स्टेट है वो,
और उसका कारण क्या है? पाकिस्तान की चलिए, और इस फौज। बार पाकिस्तान का जो वजूद हुआ था 1947 में, उसे फिर से नक्शे से मिटाने की क्या यह कवायद होगी? और जो गृह युद्ध जैसे हालात है वहां पर क्या पाकिस्तान वाकई में नक्शे से खत्म होकर 4 अलग अलग छोटे छोटे अपने मुल्क जो है, प्रोविंस जो है, वहां खड़े हो जाएंगे? नेवल कैप्टन श्याम सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, पाकिस्तान पहली बार टूटा था, तब हिंदुस्तान ने जंग की। तो क्या इस बार भी तरीका वो होगा या वक्त बदल गया है, अब तरीके दूसरे होंगे? मैं थोड़ी एक बात कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री, आपका जो आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा अलाइंड है प्रधानमंत्री के विजन से, और वो विजन ये कहता है कि बिहार के जो मधुबनी जो भूमि है वहां से उन्होंने ये कहा था कि कल्पना से बढ़कर इस बार कुछ किया जाएगा। तो आपका जो प्रोग्राम है आज, ये कल्पना से बढ़कर प्रोग्राम है। युद्ध की कल्पना तो सब करते हैं, युद्ध तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारी जो स्टेप अप की जा रही है, जो हमारी 4 दिनों से लगातार, पहले देखिए आप, सबसे पहले हमने 5 एक डिप्लोमेटिक जो तरीके अपनाए हैं उसको देखिए ध्यान से। और आप जो ये कह रहे हैं 4 पार्ट में बंटना, ये सॉफ्ट ब्लीडिंग का तरीका जो हम देख रहे हैं, ये युद्ध से परे है। इसको समझाता हूं मैं आपको इस तरह से। आपने हमारे सिविलियन टारगेट्स को चूज किया, टूरिज्म को पकड़ा और हमारी इकोनॉमी को प्रभावित किया। सॉफ्ट अमन चैन कश्मीर में जो 370 के बाद 2019 से चल रहा था, उसको डिस्टर्ब किया। आपने हमारे मिलिट्री टारगेट को इस बार नहीं चुना है, आपने हमारे सिविल टारगेट को और इकोनॉमी को प्रभावित किया है। इकोनॉमी को इकोनॉमी से प्रभावित करने के लिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया ताकि आपकी इकोनॉमी प्रभावित हो जाए। कैसे किया? डिप्लोमेटिक इंडेवर्स जो है हमने किया, पर्सनल नगाटा डिफेंस अटैची को वापस बुलाना, वीजा कैंसिल करना, ये अटारी बॉर्डर को क्लोज कर देना, और डिवाइसिव जो पॉलिसी थी उनकी, हिंदू को मारना, जो वो चाहते थे कि एक रॉयट्स हो जाए पूरे इंडिया में और हम आपस में भिड़ जाएं, ये उनका आईएसआई का मेन मकसद था। वो हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां हमने अपने आप को संभल कर लिया, एकजुट कर लिया, काला हमने पट्टी बांध के नमाज जुम्मे की पढ़ ली, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम एकजुट हैं पॉलिटिकली, पर उनको तोड़ना है सर जी, हम एकजुट हैं, लेकिन उनको तोड़ना है। उनको तोड़ना है क्योंकि सॉफ्ट टारगेट से तोड़ना है, कल्पना से बढ़कर तोड़ना है। और ये आपका आज का प्रोग्राम है कि किस तरह से उनको अपने आप ऐसा कर देना है कि वो टूट जाए। जब वो टूट जाएंगे तो उनको स्कॉर्चर्स कहते हैं इसको, उनकी स्ट्रक्चर खत्म कर दो, उनको आपस में लड़ा दो, उनको तहस नहस कर दो। युद्ध की जरूरत नहीं है। युद्ध तो फिर पुतिन भी नहीं करना चाहते थे, ऑपरेशनल मैनूवर करना चाहते थे। वो देश को लेके छोड़ दिया उन्होंने। बेलारूस से अटैक करने गए थे, 6000 स्क्वायर किलोमीटर वापस आ गए, 4 प्रांत लेके चुपचाप बैठे हैं। ज्योग्राफिकल डेस्क नहीं चाहिए, इसलिए 3 साल से लड़ाई चल रही है। वर्चस्व चाहिए। बड़ा भाई हूं, मेरी बात सुनो। और एक बार बात करना चाहता हूं, अंधेरी रात में ये बड़े बड़े जो हंगामे मचा रहे हैं, बड़े बड़े ये बिलावल बोल रहे हैं, अंधेरी रात में किसी दिन आपको घर लौटना हो स्टेशन से पैदल, और रास्ते में जितने भी चौपाए भूखते हुए मिले और सबको पत्थर मारोगे तो घर पहुंच नहीं पाओगे। इनको छोड़ दो, इनकी बातें ही मत करो, इनके बारे में सोचो ही मत। हमारे सारे सुनिश्चित हैं निर्णय। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपकी बात करता हूं प्रिपेयर्डनेस की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से रेडी रहती है, प्रिपेयर्ड है। आपको पता है हमारे पास कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वायुसेना अपना एक अभ्यास कर रही है, नौसेना ने अभी अपनी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ी है, पूरा बैटल ग्रुप हमारा रेडी है। हमने 71 में, मैडम का क्वेश्चन है, 71 में हमने ब्लॉकेट किया था, कराची को घेर कर मारा था, और मैं मिसाइल बोर्ड का कैप्टन रह चुका हूं, आईएनएस चटक। जब मैंने मिसाइल दागी थी सरफेस टू सरफेस, यही मिसाइल था जब हम 20 किलोमीटर जाके रात को मैंने कराची को ध्वस्त किया था। और आपको पता है कि ऑपरेशन सर, इस बार भी तैयारियां जो हैं वो समंदर में बहुत ज्यादा हलचल नजर आ रही है, तो इस बार भी कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल मैम, आज हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, बैटल ग्रुप है, हमारे पास 150 से ज्यादा शिप्स हैं, और एयरक्राफ्ट 300 से ज्यादा है। हमारे पास दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से रेडी हैं। हमारी सबमरीन 18 सबमरीन, उसमें से 2 आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिधमन जो आने वाला है, उसकी ध्वनि नहीं सुन पा रहे पाकिस्तान वाले। जब ध्वनि सुनेंगे तब पता लगेगा वो कहां हैं, किधर से मारेंगे। आपको मैं बता दूं छोटी सी बात कि जब निकाल हो कहते हैं 125 हमारे न्यूक्लियर वेपन्स रेडी हैं, हम आपको मारेंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करो आप। हमने कहा हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने हमने 2 साल पहले डिस्कस किया है, जरूरत पड़ी तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मारोगे छोटी मोटी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन,
तो हमारी जो सबमरीन जो है समुद्र में छिपी हुई न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर मिसाइल के साथ 4,500 किलोमीटर मार करने वाली कब किधर से मारेगी किसी को पता नहीं चलेगा। नेस्तनाबूद होके उनका ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस यानी पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। अभी एक प्रोविंस बचा हुआ है जहां पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो है केपी, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर इमरान के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में हैं। अफगानिस्तान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से जो कुछ पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी की जा सकती हैं वो हो रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए वो हिस्सा बचाना भी अपने आप में चुनौती है। उस पर करेंगे बात, लेकिन ऑडियंस से कोई सवाल, आप लोग काफी देर से यहां पर, कोई सवाल कौन पूछना चाहता है? चलिए पहले सर आप शुरू कीजिए, फिर आपके पास आते हैं। पाकिस्तान के हम 4 टुकड़े करते हैं तो उसके सपोर्ट में चाइना आएगा, तो उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है? सिंह साहब, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं आपको। ये कहाँ लिखा हुआ है कि चाइना उनके सपोर्ट में आएगा? चाइना ने आज तक पूरी दुनिया में किसके सपोर्ट में अपनी फौज भेजी है? अगर आप याद कर लें तो बता दें मुझे। चाइना एक वो कंट्री है जो सिर्फ अपने लिए लेता है। जितनी प्रेजेंस सीपैक के सो कॉल्ड एक्सक्यूज में उन्होंने इस समय पाकिस्तान में ली है, पाकिस्तानी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को, आपको याद होगा भी, एक वो जो उनके 9 इंजीनियर्स एक बस में गिर गई थी नीचे, वो चाइना ने बोला ये आपके लोगों का काम है, और इसलिए उन्होंने वहां के पुलिस स्टेशन के लोगों को पीटा है। ज्यादा बड़ी बात देखिए, चाइना जो इस समय पाकिस्तान में कर रहा है वो बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स ने किया था कि ट्रेड करने आए थे और ऑक्यूपेशनल फोर्स बन गई। चाइना इस समय ट्रेड के बहाने आया है, पैसे दे रहा है, लेकिन उसके बदले में उसकी जमीन गिरवी भी रखवा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, चाइना सपोर्ट करेगा, मॉरल सपोर्ट करेगा, मनी सपोर्ट करेगा, इक्विपमेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन चाइना अपने आप में फिजिकली पाकिस्तान में आकर इंडिया के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। सिर्फ अगर वो कुछ करेगा तो यह है कि वो एक अपना चाइनीज फ्रंट पर अपनी डिप्लॉयमेंट करेगा। चाइना की पॉलिसी लड़ाई की है नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि वो काबिलियत नहीं है। अगर मैन टू मैन लड़ाई की बात आ जाए, कन्वेंशनल की बात आ जाए, और पूरी दुनिया का प्रेशर चाइना पर होगा कि अगर वो किसी भी तरह की मिसाइल दागता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप देखेंगे इवन रशिया उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपने आप जब तक आपके बीच में कोई लड़ाई ना हो, तीसरी कंट्री के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता। ठीक है सर, एक और सवाल है ग्रुप कैप्टन सर, आपसे चाहूंगी इसका आप जवाब दे पाते सर। बोलिए, हाँ खुला है माइक सर, आप बोलें। सर मुझे पूछना था कि हम जैसे इंडस ट्रीटी जो है वो कैंसिल करने वाले हैं, तो उन पे उनका कहना है कि हम एयर ट्रैफिक रोक देंगे, जिनसे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो इस पे हमें उन्हें कैसे जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं इसका बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब भी कोई एक जहाज एक देश के एयर स्पेस से ऊपर से गुजरता है तो उस देश को भी पैसा दिया जाता है, कमाई है। तो पाकिस्तान ने अपने पापों खुद कुल्हाड़ी मारी है। जो कमाई उसको हो रही थी, हमारे जहाज जा रहे थे पाकिस्तान से ऊपर, जितने भी जहाज मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में जाते हैं वो पाकिस्तान से ऊपर उड़ के जा रहे थे। सोचिए, उनको $500 मिलियन जो है मिले थे पिछले साल, तो वो गायब, खत्म, पहले ही भूखे मर रहे हैं। उनको आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया है, और जो आईएमएफ देखिए कहता है कि जो पैसा दे रहा है वो सेफ होना चाहिए। अगर वो युद्ध की तरफ तैयारी कर रहे हैं तो आईएमएफ लोन नहीं देगा, तो इस समय तो उनके लिए एक एक डॉलर, एक एक पैसा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय उनको ज्यादा घाव महसूस होगा। हमारी निश्चित रूप से हमारे पर भी लोड आएगा। हमारी जो फ्लाइट जाती हैं वो 1.5 से 2 घंटे उनको एक्स्ट्रा उड़ान भरना पड़ेगा। कोई भी जहाज अगर 1.5 घंटा, लेकिन जब पाकिस्तान के पास खुद खाने के पैसे नहीं है, खुद वो लगातार भीख मांगता रहता है, एफएटीएफ में ग्रे ब्लैक में उलझता रहता है, तो ऐसे में उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब अगला जो प्रोविंस है जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है वो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर, देखिए, जब खैबर की बात करते हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि उसमें उसके ऊपर अफगान की भी मार पड़नी है और लोकल की भी मार पड़नी है। खैबर अपने आप में जिसको बोलते हैं ना, कम्युनिकेबल डिजीज है कि जहां एक तरफ बलूचिस्तान निकल रहा है, एक तरफ सिंध निकल रहा है, खैबर वहां रुक के करेगा क्या? वो तो आप ऑलरेडी डिवाइड हो गया। अगर आपके पास मैप हो तो मैं ये देखिए, ये मैप के हिसाब से ही आप देख लीजिए कि आपको दिख जाएगा। खैबर अपने आप में सबसे पहले, मेरा अपना अंदाजा है कि अगर कुछ भी सिंध में होता है, बलूचिस्तान में होता है, आप देखेंगे कि खैबर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। क्यों? क्योंकि अफगान उसे एक्सप्लॉइट करेगा। खैबर की जो अपनी जनता है वो उसे एक्सप्लॉइट करेगी, उस चांस को एनकैश करेगी कि नहीं। देखिए, अगर आप, हाँ ये देखिए, सिंध यहाँ आ गया ना जी। क्यों? क्योंकि पंजाब के बाद सिंध, बलूच,
ये दो अपने आप में सबसे बड़े प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि पानी सबसे पहले इधर आ रहा है, और अगर पानी रुकता है तो खैबर सबसे आसानी से मैं कहूंगा कि निकलेगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट सपोर्ट होगा अफगानिस्तान का। और अफगान इस समय और टीटीपी इस समय क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं कि वो किसी भी हालत में डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, और इस समय उन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रही है। आप देखेंगे खैबर विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान उसे रोक पाता है तो शायद वो इनको भी जोड़ पाए, लेकिन वो रुकने से नहीं सर, रुकेगा। आपकी नजर में सबसे पहले अगर कोई चीज पाकिस्तान से अलग होगी, हालांकि बलूच जो है सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में सबसे पहले जो टुकड़ा जो है वो कौन से हिस्से का होगा? अनफॉर्चुनेटली यस, बलूचिस्तान विल बी द फर्स्ट वन, क्योंकि जिस तरीके की आर्मी वो ऑर्गेनाइज कर कर अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है कि ना हम इसका पार्ट थे, ना है, ना रहेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। जहां तक बलूच की खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं हम, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एक डायरेक्ट सपोर्ट है अफगानिस्तान का। सिर्फ सिंध रह जाता है जिसके पास एक्चुअली देखा जाए कहीं कोई दाएं बाएं का सपोर्ट नहीं है। सिंध अपने आप में एक उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पर भी नहीं आया है जिस तरीके का बलूचिस्तान आया हुआ है। सो मेरा अपना आकलन है कि बलूच इसे ट्रिगर करेगा, खैबर पख्तूनख्वा अपने आप उसको एनकैश करेगी, और इन दो सक्सेस की वजह से सिंध इसको एक्सप्लॉइट कर पाएगा। और फिर पंजाब बचेगा ही नहीं, पाकिस्तान का पंजाब तो वो अपने आप में अलग थलग पड़ जाएगा। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? पख्तूनख्वा के बारे में एक और चीज बता दूं, दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कि जो वहां की पॉपुलेशन है वो इंक्लाइंड है ऑलरेडी अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी कल्चर, बिल्कुल सांस्कृतिक संबंध उनके बहुत स्ट्रांग हैं। तो वो चाहते हैं, और जो अमेंडमेंट किया गया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चाहते हैं कि दोबारा उस अमेंडमेंट को करेक्ट करके उसको जो आगे का इलाका है उसको अलग कर दिया जाए। दूसरी बात, जो अमेरिकी वहां पर अफगानिस्तान में थे, वो हथियार जो छोड़ गए थे उनका प्रयोग जो है तालिबान कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रांग उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, असेट्स हैं, जिनकी मदद से बहुत आसानी से केपी जो है वो अपने आप को अलग कर सकता है। बस मौके की तलाश है। जो ही टूट फूट शुरू हुई, मेरे हिसाब से पहला अगर कोई जाता है तो वो केपी जाएगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। बलूचिस्तान के साथ एक और प्रॉब्लम है जो चाइना से जुड़ा हुआ है बहुत डायरेक्ट। जैसा सीपेक की बात की ने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बलूचिस्तान में बनाया गया है। और ग्वादर पोर्ट जो है, देखिए इनके पास कराची एक पोर्ट है। देखिए सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए, क्योंकि सारा जो होता है निर्यात आयात सब वहीं से होता है। तो 80% तो सब बाहर से आता है, पेट्रोल और उनकी जो खान पान की जो चीजें हैं। तो ये देखिए, जब आप बात करते हो बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान का जो नीचे का हिस्सा है वहां ग्वादर पोर्ट है, जहां चाइना का सारा माल आएगा और वहां से वो अरबियन सी में जाएगा। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो चाइना ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है वहां पे। और चाइना ने कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इसके ऊपर बहस हुई, तो चाइना जो बयान दिया गया था कि जो ये हुआ है इसकी भर्त्सना तो हम करते हैं, यूनाइटेड नेशन ने भर्त्सना की है, लेकिन चाइना के दबाव के कारण स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। यह कहा गया है कि उस देश के साथ हम खड़े हैं जिसके अगेंस्ट में ये हुआ है, जैसे भारत, ये शब्द निकाल दिया गया। और ये कहा गया है कि ऑफिशियल्स जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी सहायता की जाए। जबकि जाफर एक्सप्रेस पे जब ऐसा हुआ था बलूचिस्तान में, तब ये नहीं कहा गया था। तब कहा गया था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करिए, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करिए। तो ये है प्रॉब्लम बलूचिस्तान के साथ, इसलिए अब थोड़ी मुश्किल है। लेकिन ये दूसरा जो हार्बर बना है, इसके बगल में ईरान है, और ईरान में भारत ने चाबार पोर्ट बना लिया है, जहां से उसके ऊपर वो नजर रखेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है, इसके कारण बलूचिस्तान की जो आजादी है उस पर थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से इन्वेस्टेड है बलूचिस्तान क्षेत्र में। ठीक है दत्ता साहब, क्या अब हम एक मैप दिखाने जा रहे हैं? कल्पना से परे क्या भविष्य में हम देखेंगे कि पाकिस्तान नाम का मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट चुका होगा? बिल्कुल। देखिए, ऐसा बलूचिस्तान के एक और मैं आपको अहमियत बता दूं, चाइना का जो सी पैक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के साथ में, बलूचिस्तान से होके जा रहा है। बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान में, और अमेरिका ने अगर पाकिस्तान को कोई अहमियत दी थी, वो क्यों दी थी? कि वो अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता है और वो वहाँ पे अपनी एयर बेस वगैरह बना के उसका इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन चला सकते थे। आज के दिन में अमेरिका का इंटरेस्ट है ईरान के ऊपर नज़र रखना, और सबसे बढ़िया जगह उसको क्या मिलेगी? बलूचिस्तान। और वो नहीं चाहता कि चीन का यहाँ पर दबदबा हो इस इलाके के अंदर, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका बलूचों को मदद करे और बलूचिस्तान को आज़ाद होने में
अमेरिका उसके साथ हो जाए और फिर तो अमेरिका यानी सर पाकिस्तान के टुकड़े होना अब कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। नहीं नहीं, पाकिस्तान रहेगा। रहेगा कैसे पाकिस्तान सर? रहेगा। ये रहा पाकिस्तान। ये भूखा ये रहा नंगा ये पाकिस्तान आज भी यही पाकिस्तान है। यहां तो सिर्फ दादागिरी चल रही है, यहां सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, यहां लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ ये है। अब इसको और ये आप वो पंजाब पाकिस्तान बोलो, बचेगा। पाकिस्तान बोलो, आतंकिस्तान बोलो, ये चॉइस मैं इनके पास छोड़ता हूं। और ये जो बचेगा पाकिस्तान, ना इसके पास समुंदर में जाने का रास्ता होगा या जमीन में जाने का रास्ता होगा, ये वहीं घुट के मर जाएगा। इसकी गले की नस यहीं दब जाएगी। ठीक है, तो कल्पना से परे वो बदला कैसा लिया जाएगा और पाकिस्तान में जो गृह युद्ध के हालात हैं, क्या वो पाकिस्तान के खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े करा देंगे? पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाएगा? ये तस्वीर हमने यहां समझने की कोशिश